नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं गुल्म के चिकित्सा सूत्र के बारे में। तो पिछले लेक्चर में अपन ने गुल्म का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं गुल्म का चिकित्सा सूत्र। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले है इसमें गुल्म रोग के लिए जो वस्ती है वो श्रेष्ठ औषध है। तो अपन ने पढ़ा था गुल्म रोग में जो सबसे प्रधान जो दोष है वो है वात, मतलब कि मेनली वात रोग के कारण गुल्म होता है। तो वात की सबसे श्रेष्ठ औषध क्या है? वस्ती। तो श्लोक में देखो क्या लिखा है, वस्ती कर्म परम विद्याद तदधि मारुतम, मतलब कि वस्ती कर्म जो है वो अपन करेंगे क्योंकि मारुत की जो वायु है उसकी सबसे श्रेष्ठ औषध जो है वो बस्ती ही है। ठीक है दोस्तों, तो गुल्म रोग में अपन बस्ती कराएंगे जो कि श्रेष्ठ औषध है। इसके बाद क्या है, वातज गुल्म की चिकित्सा में क्या लिखा है? वातज गुल्म में मेनली वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें अपन को जो श्लोक जो ध्यान रखना है वो कहीं पे भी जो पूछ सकता है वो क्या है, वो है पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा सा अनुवासनः, मतलब कि बार बार अपन को स्नेहपान कराना है और उसको निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है पेशेंट में। तो पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा सा अनुवासनः। ठीक है, तो जैसे कि अपन को पता है स्नेह भी जो है वो स्निग्धता लाएगा, तो वो वात का शमन करेगा। निरु और अनुवासन बस्ती अपन वात का शमन करने के लिए देंगे वातज गुल्म की चिकित्सा में। उसके बाद क्या है लिखा है उसमें, आदाव से अंते च मध्या च मारुतम परिरक्षिता, मतलब कि आदि में, अंत में और मध्य में जब अपन चिकित्सा कर रहे हैं अपन को वायु की रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि अपन को वायु को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपन को वायु की रक्षा करते हुए अपन को चिकित्सा करनी है, क्योंकि जो गुल्म रोग है वो मेनली वायु के कारण ही है। अगर अपन कफज गुल्म की भी चिकित्सा कर रहे हैं या फिर इसकी पित्तज गुल्म या सन्निपात जिस किसी की भी चिकित्सा कर रहे हैं, अपन को सबसे पहले वायु को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है कि उसमें जो है वायु का प्रकोप ना हो जाए, वायु का क्षय ना हो जाए, वायु की वृद्धि ना हो जाए। ये सब चीज़ें को अपन को ध्यान में रखना है। तो इसकी चिकित्सा में अपन को क्या करना है, ब्रहणम अन्नपान, ब्रहण अन्नपान मतलब कि जो कि ब्रहण करे, धातुओं का वर्धन करे, ऐसा अन्नपान का सेवन कराना है। स्नेहन और स्वेदन, वात का शमन करने के लिए अपन स्नेहन और स्वेदन तो करेंगे ही, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ब्रहण भी वात का शमन करने के लिए ही करेंगे। घृत पान, ये नई चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। घृत पान क्यों कर रहे हैं अपन? ऐसा तो समझ सकते हैं कि स्नेहन करने के लिए, लेकिन आप पित्तज में भी उसको मान सकते थे, लेकिन जो है यहाँ पर वातज में घृतपान का वर्णन दिया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर घृतपान का दिया है, वातज गुल्म की चिकित्सा में घृतपान दिया है। बस्ती, वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण भी इसमें दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर वमन लिखा है। वस्ती तो समझ में आती है वात की चिकित्सा है, लेकिन वमन के साथ साथ रक्त मोक्षण भी लिखा है। वमन के साथ साथ रक्त मोक्षण भी लिखा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो वातज गुल्म है यहाँ पर वमन भी लिखा है और रक्त मोक्षण भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। पित्तज गुल्म की चिकित्सा। पित्तज गुल्म में अपन को क्या करना है, पित्तज में जो चरक जी है वो क्या बोल रहे थे, पाक होता है पित्तज गुल्म में, लेकिन जो सुश्रुत जी बोल रहे थे कि पाक नहीं होता। तो इसमें क्या कराना है चरक जी के हिसाब से, वो है स्त्रंसनम। स्त्रंसन मतलब विरेचन करवाना है। ठीक है, चीर वस्ती का प्रयोग करना है। चीर वस्ती, देखो चीर वस्ती का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपने पढ़ा होगा। चीर वस्ती जो है वो गर्भक्षय की चिकित्सा में भी करते हैं, गर्भक्षय में भी करते हैं और हलीमक में भी चीर वस्ती का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या कराना है अपन को, स्त्रंसन जो कि विरेचन का टाइप है, चीर वस्ती, यहाँ पर देखो चीर वस्ती का प्रयोग है। पित्तज गुल्म में अपन को चीर वस्ती करानी है। और कहाँ कहाँ करानी है, हलीमक में और गर्भक्षय में भी अपन को चीर वस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, स्त्रंसन हो गया, विरेचन इनको अलग से लिख दिया, विरेचन लिख दिया इसमें। ठीक है, रक्त अवसेचन, यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आई है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है रक्त अवसेचन, रक्त अवसेचन और शस्त्रकर्म। शस्त्रकर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्तज गुल्म में अपन को शस्त्रकर्म करवाना है। ठीक है,
आगे श्लोक में आएगा वो धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों से करवाना है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो क्या क्या कराना है, स्त्रंसन कराना है, क्षीरवस्ती का प्रयोग कराना है, विरेचन कराना है, रक्त अवसेचन, रक्त का अवसेचन कराना है, और शस्त्र कर्म कराना है। देखो मैंने पिक्चर जो लगा की वो शस्त्रों की है, तो इससे आपकी मेमोरी बन जाएगी कि शस्त्र कर्म कराना है। इसके आगे चलते हैं। इसके जो श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो याद रखना है, जैसे कि अपन ने वादज में क्या याद रखे थे, पुनः पुनः स्नेह पानम नीरुवस्ति च अवसेचनम और आदो अंते च मध्य च मारुत पर परिरक्षिता, ये अपन ने वातज में याद रखे थे। पित्तज में क्या याद रखना है, गुल में पित्तोक सन्नम हितम। तो क्या क्या याद रखना है आपको, इसमें स्त्रंसनम हितम जो लिखा है, मतलब कि जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा स्त्रंसन कराना है, स्त्रंसन जो कि विरेचन का एक टाइप है, स्त्रंसन अपन को कराना है, स्त्रंसनम हितम। तो इसी के श्लोक है, बस यहाँ पर इसका लिखे है मैंने। ठीक है, क्षीरवस्ती, क्षीरवस्ती सतिक्तम क्षीरवस्ती। ठीक है, तो क्षीरवस्ती का प्रयोग भी आ गया था यहाँ पर। क्षीरवस्ती और काय में अपन हलीमक में भी कराएंगे और गर्भ क्षय में भी कराएंगे। तिलवक घृत से विरेचन कराना है। जो तिलवक जो होता है, तिलवक लोध्र का पर्याय है, तो तिलवक घृत से अपन विरेचन कराएंगे। इसमें रक्त अवसेचन कराएंगे, रक्त अवसेचन भी लिखा ही है मैंने यहाँ पर, ये देखो पित्तज गोल में रक्त अवसेचन कराना है अपन को। शस्त्र कर्म मैंने पहले ही बताया आपको, धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों से शस्त्र कर्म करवाना है। इससे देखो ये भी पता चल जाता है कि धन्वंतरी संप्रदाय की जो थी वो ज़्यादा पुरानी थी एज कम्पेयर टू आत्रेय संप्रदाय, इसलिए यहाँ पर धन्वंतरी संप्रदाय का वर्णन आया है। तो ठीक है दोस्तों, इन लोगों से अपन को क्रियाकर्म कराने हैं, मतलब कि शस्त्र कर्म कराने हैं। इसके बाद जो आ जाता है वो है कफज गुल्म। कफज गुल्म की चिकित्सा में क्या लिखते हैं, लंघन, वमन, विरेचन, विलियन। ये बहुत नया टर्म आया है यहाँ पर, विलियन, मतलब कि कफ का आपको विलियन करना है। ये भी एक क्रिया में लिखा है, देखो विलियन। और बस्ती तथा अग्नि व क्षार कर्म, यहाँ पर देखो अग्निकर्म एक नई चीज़ आई गई है, अग्निकर्म आ गया है और विलियन नई चीज़ आ गई। बाकी वहाँ पर लंघन तो था, वमन, लंघन तो समझ में आ जाता है कफ की चिकित्सा में है, वमन भी आ जाता है कफ की चिकित्सा में, विरेचन, विरेचन थोड़ा अलग आ गया। लेकिन जो आपको याद रखना ये है, विलियन के साथ साथ यहाँ पर अग्निकर्म और क्षारम कर्म का प्रयोग है। विलियन मतलब कि कफ को घोलना या फिर ये करना। ठीक है, तो यहाँ पर विलियन के साथ साथ अग्नि और क्षारम कर्म का भी प्रयोग है। इसके बाद क्या है, क्षार का प्रयोग। क्षार के बारे में सबसे पहले, मैं सबसे पहले नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो है क्षार के बारे में लिखा है चरक चिकित्सा स्थान में। मतलब कि क्षार क्या होता है, मांस को काटे या गलाए, इसको क्षार कहेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, छित्वा छित्वा शयात क्षारः क्षारित्वात् क्षार यस्य यः। तो जो मांस को काटे या गलाए वो क्षार है। तो जो चरक चिकित्सा जो 5वां अध्याय है उसका जो 58वां श्लोक है उसमें क्या लिखा है, छित्वा छित्वा, मतलब कि मांस को काटे या फिर गलाए उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। कफज गुल्म, कफ गुल्मी पिबेतुक्तम सचारम कटु घृतम, मतलब कि एक दिन 2 दिन या 3 दिन विश्राम कर क्षार का प्रयोग करना चाहिए अपन को कफज गुल्म में। मतलब कि कंप्लीट रेस्ट देना है उसको, 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन ऐसे आपको उसको कंप्लीट रेस्ट देना है और उसके साथ साथ उसमें क्षार का प्रयोग कराना है। ठीक है, इसके बाद अग्निकर्म कराना है आपको उसमें। ठीक है, अग्निकर्म भी अपन को धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों से कराना है। इसके बाद क्या है, भेदन कर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भेदन कर्म है कफज गुल्म में घटी यंत्र से भेदन द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भेदन कर्म आपको कराना है ये घटी यंत्र से कराना है। कफज गुल्म में घटी यंत्र से अपन को भेदन कराना है, कफज गुल्म में घटी यंत्र से भेदन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो अग्निकर्म हो गया, भेदन हो गया, अग्निकर्म अपन को
धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों से कराना है, भेदन अपन को घटी यंत्र से कराना है कफज गुल्म में, और क्षार का तो प्रयोग करना ही है इसमें। इसके बाद आ जाते हैं रक्तज गुल्म की चिकित्सा में। रक्तज गुल्म अपन ने पढ़ा था, जिसके लक्षण थोड़े थोड़े मतलब कि गर्भिणी की जैसे दिखते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी चिकित्सा कब करनी चाहिए? देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसकी जो चिकित्सा है वो पहले लोग करते थे 10 महीने के बाद, क्योंकि जो गर्भिणी काल है मतलब कि जो चरक जी ने माना है और काश्यप जी ने माना है वो 10 माह तक माना है, तो 10 महीने के बाद इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, गर्भकाल व्यतीतम, मतलब कि गर्भकाल खत्म हो जाने के बाद, मतलब कि जब तक के मतलब कि डिलीवरी हो जानी चाहिए थी तब तक की गर्भकाल व्यतीत होने के बाद स्निग्धम स्निग्ध शरीरायो दद्यात स्नेह विरेचनम, तो उसको स्निग्ध स्निग्ध चीज़ें पिला के अपन को उसमें विरेचन करवा लेना है। इसके बाद जो दिया है वो शस्त्रकर्म, शस्त्रकर्म भी अपन को इसमें करना है। और विरेचन अपन कैसे करवाएंगे उसमें, तो देखो एरंड तेल के जो योग है, अगर वहाँ पे वात तो इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि गुल में वात तो इन्वॉल्व रहेगी ही, तो वात के शमन के लिए अपन को एरंड तेल, और अगर कफ का अनुबंध है उसके साथ साथ कफ के अनुबंध के लिए अपन को वारुणी का यूज़ करना है। अपन को उसमें विरेचन तो करवाना ही है, तो एरंड तेल तो अच्छा होता है विरेचन करवाने के लिए। तो अगर कफ का अनुबंध है तो अपन उसको वारुणी के साथ साथ देंगे, और अगर उसमें पित्त का अनुबंध है, वात तो गुल रहेगा ही, तो पित्त अनुबंध है तो वहाँ पर अपन को दूध के साथ साथ एरंड तेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, त्रिदोषज गुल्म की चिकित्सा। त्रिदोषज गुल्म की चिकित्सा कुछ नहीं है, इसमें जो लक्षण है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है अपन को। तो इसमें तो मतलब कि एक टाइप से मिश्रित लक्षण ही होंगे। अगर मिश्रित लक्षण है तो अपन को मिश्रित चिकित्सा भी करनी है। तो अगर वात प्रधान है तो अपन मेनली वात का शमन करेंगे, पित्त प्रधान है तो पित्त को कम करके अपन फिर तीनों दोषों की साथ साथ चिकित्सा करेंगे। तो मिश्रित चिकित्सा करनी है अपन को। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्यामिश्रित दोषे व्यामिश्रित एवच क्रियाकर्म, मतलब कि मिश्रित दोष के कारण वो हुआ है, त्रिदोषज है तो अपन मिश्रित चिकित्सा करेंगे, क्रियाकर्म उसके मिश्रित करेंगे। एक बार ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रक्तज गुल्म, इसको एक बार और बता देता हूँ। इसमें जो अपन को विरेचन देना है वो कैसे देना है, अगर वात कफ अनुबंधी वातज गुल्म है तो वहाँ पर एरंड तेल के साथ वारुणी का यूज़ करना है, और पित्त अनुबंध गुल्म है तो वहाँ पर उनको एरंड तिल के साथ दूध का प्रयोग करना है। दूध होता है मधुर तो वो पित्त का शमन कर देगा, वारुणी होती है उष्ण तो वो कफ का शमन कर देगा। ठीक है दोस्तों, शस्त्रकर्म तो कराना ही है, शस्त्रकर्म तो कराएंगे ही ना अपन लोग, क्योंकि रक्तज गुल्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे गुल्म के चिकित्सीय योग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।